मूवी के शुरू में हम एलन और रे को देखते हैं जो आर्कटिक में अपनी एक डॉक्यूमेंट्री को शूट करने के लिए आए थे। आर्कटिक पर जाने के लिए इन्हें एक शिप में बैठकर के सफर करना था। एयरपोर्ट पर कैब नहीं मिलने की वजह से ये लोग पोर्ट तक पहुंचने में देर कर देते हैं, लेकिन इनकी किस्मत अच्छी थी कि पोर्ट पर वो शिप इन दोनों का ही इंतजार कर रही थी। इनका सामान भी गुम हो चुका था जिसमें इनके कैमराज वगैरह थे। अब बगैर कैमरे के ये अपनी डॉक्यूमेंट्री को कैसे शूट करते, इसलिए ये यहाँ पर एक लोकल आदमी को हायर कर लेते हैं फिल्म को शूट करने के लिए, जिसका नाम था शॉन। अब फाइनली अपनी शिप में बैठ जाते हैं और इनका सफर भी शुरू हो जाता है। इस शिप में इनके अलावा और भी बहुत सारे टूरिस्ट सफर कर रहे थे। सभी बहुत ज्यादा खुश और एक्साइटेड लग रहे थे। तभी एलन और रे अपनी डॉक्यूमेंट्री बनाना शुरू कर देते हैं और वहीं शॉन रिकॉर्ड करने में लग जाता है। लेकिन ये दोनों उसके काम करने के तरीके से बिल्कुल भी खुश नहीं थे, लेकिन इनकी मजबूरी थी क्योंकि इस वक्त इन्हें कोई दूसरा कैमरामैन भी नहीं मिल सकता था। शॉन का रवैया भी कुछ अजीब तरह का था। उसके पास एक बॉक्स था जिसे वो कभी भी अपने से अलग नहीं करता था। उस बॉक्स के अंदर पुराने रेडियो की तरह कोई डिवाइस थी जिसे वो कभी भी अपने से दूर नहीं रखता था। लेकिन नाश्ता करने के बाद वो गलती से उस बॉक्स को टेबल पर ही छोड़ गया। रे जो हमेशा ये देख कर के सोचता था कि आखिर इस बॉक्स में है क्या और शॉन इसे अपने साथ लेकर के क्यों घूमता है। अब रे को मौका मिल गया था उसे खोलकर देखने का। वो उस बॉक्स को खोलने के बाद हेडफोन लगा कर के सुनता है, लेकिन उसमें कोई रिकॉर्डिंग नहीं थी। बस उसके अंदर एक अजीब सी आवाज थी जैसे कोई साउंड वेव, जो उसने एलन को भी सुनाई। तभी उसने देखा कि शॉन इधर ही आ रहा है। जल्दी से उसने हेडफोन निकाल कर के उसमें रख कर के बॉक्स को बंद कर दिया। शॉन जल्दी से आकर के इस डिवाइस को वापस अपने साथ यहाँ से ले गया। इसके बाद ये दोनों शॉन को बाहर के शानदार नजारों को रिकॉर्ड करने के लिए भेज देते हैं और एलन अपनी फैमिली से कांटेक्ट करने में लग जाता है। तभी उसे पता चलता है कि यहाँ से तो कांटेक्ट किया ही नहीं जा सकता क्योंकि यहाँ समुंदर के बीचों बीच कोई सिग्नल नहीं है। और यहाँ हमें यह भी पता चलता है कि एलन की वाइफ उससे नाराज थी। उधर रे दोबारा से डॉक्यूमेंट्री को शूट करने में लग गया। उसने कैप्टन का इंटरव्यू लिया और उससे पूछने लगा कि आखिर लोग अंटार्कटिक में रहते क्यों है। ये दुनिया से अलग थलग एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक जगह है, यहाँ तो सिग्नल भी नहीं आते। ये सुनकर के कैप्टन ने कहा कि यह जगह नेचर के बहुत ज्यादा करीब है और लोग अपने सुकून के लिए यहाँ पर आते हैं। इंटरव्यू खत्म होने के बाद रे ने दूर एक बर्ड को देखा जिसकी आंख से खून बह रहा था। ये देख कर के वो हैरान हो गया। रे शॉन को भी वो बर्ड दिखाना चाहता था, लेकिन इससे पहले ही वो वहाँ से उड़ कर के चला गया। अब इसी सोच में रे बोट के अंदर चला गया जहाँ पर एलन दो साइंटिस्ट से बात कर रहा था। ये साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे थे कि कैसे सोनिक वेव से कुछ ही सेकंड में पूरी दुनिया को तबाह कर सकती है। एलन काफी गौर से इनकी बातों को सुन रहा था, लेकिन रे के आने के बाद वो साइंटिस्ट यहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पर ये दोनों आपस में बातें करना शुरू कर देते हैं, जहाँ पर एलन बहुत ज्यादा परेशान लग रहा था अपनी फैमिली को लेकर। रे उसे हिम्मत देता है इससे पहले कि वो एलन को उस बर्ड के बारे में बताता। तभी अचानक से इन्हें बाहर से कुछ अजीब सा शोर सुनाई देता है। जब ये लोग बाहर गए तो वहाँ पर इन्हें बहुत ही अजीब नजारा दिखाई दिया। दरअसल एक शी अपने ही बच्चे को खा रही थी और ऐसा खतरनाक नजारा इन लोगों ने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा था। कैप्टन भी कहता है कि वो इतने सालों से इस जगह पर है, लेकिन उसने भी आज से पहले ऐसा भयानक नजारा कभी नहीं देखा। वो बुरी तरह से डर गया था। फौरन सभी लोगों को अंदर लेकर के जाने लगा। वहीं शॉन इस भयानक नजारे को कैमरे में रिकॉर्ड कर रहा था। एलन और रे भी इसे अपनी डॉक्यूमेंट्री का हिस्सा समझकर थोड़ी बात करने लगते हैं। फिर वो भी बाकी लोगों के पास चले जाते हैं जहाँ पर कैप्टन फिश डील कर रहे थे इन सब के लिए। रे का मन नहीं था, इसलिए रे और शॉन ने उस फिश को नहीं खाया, लेकिन एलन ने उस फिश को खा लिया, जिसके खाने के बाद उसकी तबीयत खराब होने लगी। एलन को उल्टी आने लगी और वो अंदर की तरफ चला गया, लेकिन शॉन और रे अभी भी डॉक्यूमेंट्री का काम कर रहे थे। तभी अचानक शॉन ने नोटिस किया कि आसमान में परिंदों के उड़ने की आवाज कुछ ज्यादा ही तेज हो गई थी। जब उसने आसमान की तरफ देखा तो परिंदे पैटर्न में नहीं उड़ रहे थे और उनके फड़फड़ाने की आवाज भी बहुत तेज थी। तभी अचानक से वो परिंदे गायब होने लगे। इससे पहले कि वो इन सब को समझ पाता, उसने पीछे मुड़कर के देखा तो हैरान हो गया। बड़ी ही अजीबोगरीब तरीके से शिप पर मौजूद सभी लोग गायब हो गए थे। अब शिप पर इन तीनों के अलावा कोई भी इंसान मौजूद नहीं था। हैरान होकर के उसने रे को देखा। शॉन ने ये सब कुछ रिकॉर्ड किया था। जब उसने अपनी रिकॉर्डिंग में देखा तो सच में लोग गायब हो चुके थे। वो कंफ्यूज हो गया कि आखिर ये कैसे हुआ। उसने अंदर जाकर के ये बात एलन को बताई। फिर ये तीनों मिलकर के शिप पर सभी लोगों को
ढूंढने लगे, लेकिन इन्हें कहीं भी कोई नहीं मिला। तब इन्हें एहसास हुआ कि यहाँ पर बहुत बड़ा कुछ न कुछ तो गलत हुआ है। अब ये दोनों शॉन से पूछते हैं कि तुम तो सब कुछ रिकॉर्ड कर रहे थे, क्या तुम्हें पता चला कि आखिर ये कैसे हुआ? तब शॉन कहने लगा कि मुझे तो खुद को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये कैसे हुआ। इन्होंने फौरन अपने सेल फोन ढूंढे ताकि किसी को मदद के लिए बुला सके, लेकिन यहाँ पर तो सिग्नल भी नहीं आ रहे थे। एलन की तबीयत और भी ज्यादा खराब होने लगी थी, उसके मुंह से भी अब ब्लड आ रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ हुआ क्या है। वही रे शिप के कंट्रोल सेंटर में जाकर के रेडियो से हेडक्वार्टर पर कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ से भी इन्हें कोई जवाब नहीं मिल रहा। बाहर शॉन जो दूरबीन से इधर उधर देख रहा था, तभी अचानक से उसे एक आइलैंड नजर आ गया। इनके लिए ये बहुत ही खुशी की बात थी, क्योंकि वहाँ पर जाकर के ये किसी से मदद ले सकते थे। फौरन उसने अंदर आकर के ये बात रे और एलन को बताई। एलन वहाँ पर जाना नहीं चाहता था, पर रे ने उसे मना लिया कि वहाँ पर जाना हमारे लिए बेहतर हो सकता है। अब एलन भी ऊपर की तरफ आ गया था। एलन के रोशनी में आते ही रे ने नोटिस किया कि उसके गले पर किसी चीज के काटने के निशान है, लेकिन एलन को कुछ भी याद नहीं था कि उसके साथ कोई हादसा हुआ है। उसके गले का जख्म भी बहुत गहरा था, जिसका फौरन इलाज करना जरूरी था। रे के आने से पहले एलन को यहाँ पर एक टूरिस्ट का कैमरा भी मिला था, जिसमें वो सब कुछ रिकॉर्ड हुआ था कि कैसे यहाँ पर सभी लोग अचानक से गायब हुए थे। ये देखकर एलन और भी ज्यादा टेंशन में आ जाता है। अब ये लोग शिप में से जरूरी सामान लेते हैं और लाइफ बोट में बैठ कर के निकल पड़ते हैं उस छोटे से आइलैंड की तरफ। यहाँ पहुँचने पर इन्हें एक सबसे अजीब बात ये लगी कि इतने बड़े टाउन में भी किसी इंसान का नामो निशान नहीं था। इस टाउन का हर घर हर शॉप पूरी तरह से खाली थी। इन लोगों को तो ये भी पता नहीं था कि आखिर ये टाउन कौन सा है, लेकिन यहाँ पर लिखी हुई चीजों को देख कर के इन्हें पता चला कि ये रशिया है। फिर इन तीनों ने फैसला किया कि किसी भी हाल में हम एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। दरअसल हालात और भी ज्यादा बिगड़ते हुए नजर आ रहे थे। इसके बाद ये लोग एक मॉल में पहुँचते हैं, जहाँ के इंडोर गेमिंग सेंटर से कुछ अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती है। तभी यहाँ पर इनकी नजर एक हिरन पर पड़ी, जो बहुत ज्यादा जख्मी था और तड़प रहा था। उस हिरन की बॉडी पर जख्म के बिल्कुल वैसे ही निशान थे जैसे कि एलन के गले पर थे। अब डर के मारे ये तीनों फौरन उस मॉल से बाहर आ गए। फिर जब ये एक होटल में गए तो वहाँ पर रे की नजर एक टेबल पर पड़ी, जिस पर सूप रखा हुआ था और वो अभी भी गर्म था, जिससे ये समझ जाते हैं कि यहाँ के सभी लोग भी शिप के लोगों की तरह अचानक से ही गायब हो चुके हैं। यहाँ पर कुछ तो अननेचुरल हुआ था। ऐसा लग रहा था कि ये जरूर किसी का किया गया है, क्योंकि अगर लोग मरते तो उनकी डेड बॉडीज तो यहाँ पर पड़ी हुई होती। अभी ये कुछ समझ पाते, तभी अचानक से एलन दर्द के मारे तड़पने लगा और उसके पैर पर भी वैसे ही बड़े बड़े जख्म के निशान बन चुके थे। एलन की हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई थी कि अब वो आगे इनके साथ इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता था। ये देखकर रे और शॉन ने अकेले ही आगे बढ़ने का फैसला किया और एलन अपनी दवाई लेने के लिए बोट की तरफ बढ़ने लगा। रास्ते में उसने एक पोलर बियर को देखा, जिसकी पूरी बॉडी भी उसी की तरह जख्मी थी। उस भालू को देखकर के एलन की पैंट गीली हो गई कि अब ये उसे मार कर के खा जाएगा, और एलन जख्मी होने की वजह से भाग भी नहीं सकता था। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि वो भालू एलन को बगैर नुकसान पहुंचाए वहां से चला गया। उधर रे और शॉन को एक बिल्डिंग में एक लाइट जलती हुई दिखाई दी। उन्हें लगने लगा कि शायद वहां पर तो कोई होगा। जब ये उस बिल्डिंग के अंदर गए तो वहां पर भी कोई नहीं था। काफी देर हो चुकी थी, अंधेरा भी होने लगा था। तभी अचानक से रे को बाहर एक फायर लाइट जलती हुई दिखाई दी। ये देख कर के उसे फौरन एलन का ख्याल आया। वो भाग कर के जब एलन के पास गया तो वो जमीन पर बैठा हुआ था, लेकिन ये फायर लाइट एलन ने नहीं चलाई थी। इसके बाद वो एलन को लेकर के घर के अंदर आ गया और अपने खाने पीने का कुछ इंतजाम करने लगा। एलन के पास अभी भी वो कैमरा था जो किसी टूरिस्ट का उसे उस शिप से मिला था। कैमरे की रिकॉर्डिंग को देख कर के साफ लग रहा था कि जब सभी लोग गायब हुए थे तब शॉन गायब नहीं हुआ था, बल्कि शॉन उस वक्त उनके वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा था। वो समझ जाता है कि शॉन ने जरूर उनसे कुछ न कुछ छुपाया है। एलन ये बात रे को बताना चाहता था, लेकिन वो उसे बताता तभी शॉन यहाँ पर आ गया और उसने इन दोनों से कहा कि हम जल्दी ही इस इलाके से बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि इनके पास एक लाइफ बोट तो थी ही, लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि उसमें फ्यूल कम था। अब रे ने फैसला किया कि वो इस टाउन में खड़ी हुई गाड़ियों से फ्यूल इकट्ठा करेगा। तब वो चला गया फ्यूल लेने के लिए और शॉन रुक गया एलन के पास। दरअसल शॉन को डाउट हो गया था कि एलन कुछ बताना चाहता है रे को, इसलिए उसने एलन के कान पर हेडफोन लगाकर उसे वो साउंड वेव सुनाने लगा जो थोड़ी देर पहले ही उसने खुद सुना था। इतने भयानक और खतरनाक माहौल में भी वो इस साउंड वेव को सुनना नहीं भूला था। एलन भी ये सुनते सुनते सो गया था। फ्यूल भरने के बाद जब रे एलन के पास आया तो उसने एलन के पास
पास पड़ा वो कैमरा देख लिया। फिर उसमें वीडियोज को देखने के बाद वो समझ गया कि शॉन जरूर कुछ उनसे छुपा रहा है। वीडियो को देखने के बाद वो बाहर की तरफ भागा और शॉन को पकड़ लिया और उसने शॉन की धोबी काट के कपड़ों की तरह धुलाई करना शुरू कर दी ताकि शॉन सच्चाई बता दे कि आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है। काफी मार खाने के बाद शॉन भी तैयार हो गया सब कुछ बताने के लिए। फिर उसने रे को बताया कि इस जगह पर एक खास तरह का एक्सपेरिमेंट चल रहा है सुपरसोनिक वेव्स को लेकर। वो वेव्स इतनी खतरनाक और ताकतवर होती है कि कुछ ही सेकंड में किसी भी इंसान या जानवर की ऐसी की तैसी कर सकती है। वो इस तरह से इंसान और जानवर को खत्म करती है कि कुछ ही पल में उस जानदार चीज का नामो निशान तक मिट जाता है। और जब शिप पर सभी लोग गायब हुए थे उस टाइम भी यही सुपरसोनिक वेव से यूज की गई थी। उस वजह से सभी लोग मारे गए और ये मिलिट्री का एक हिडन एक्सपेरिमेंट था। लेकिन हम तीनों इसलिए जिंदा बच गए थे क्योंकि हम तीनों ने वो साउंड वेव सुन रखा था जो उस साइंटिस्ट ने हमें दिया था और इसी वजह से हमारे दिमागों पर उस सोनिक वेव का असर नहीं हुआ। मुझे पता था कि तुम दोनों ने भी उस साउंड वेव को सुन लिया था, इसीलिए आज तुम दोनों मेरे सामने जिंदा हो। और मैं यहाँ पर तुम्हारी डॉक्यूमेंट्री को रिकॉर्ड करने के लिए नहीं आया था बल्कि मुझे आर्मी वालों ने यहाँ पर भेजा था। लेकिन अब तुम दोनों जब इन बातों को जान चुके हो तो अब तुम्हारे साथ साथ मुझे भी मौत के घाट उतार दिया जाएगा क्योंकि मुझे इन सारी चीजों को सीक्रेट रखना था जो मैं नहीं रख पाया। शॉन की बातों को सुनकर केरे शॉक्ड हो गया था। फिर उसने पूछा कि एलन की बॉडी पर वो जख्म कैसे हैं। तब शॉन ने बताया कि वो भी सुपरसोनिक वेव्स की वजह से हुए हैं। दरअसल उसने कैप्टन की दी हुई उस फिश को खा लिया था जो उस वेव की वजह से पहले इन्फेक्टेड हो चुकी थी, इसीलिए वो थोड़ा बीमार हो गया लेकिन मरा नहीं। इसके बाद शॉन बताता है कि मुझे मिलिट्री वालों ने एक सैटेलाइट फोन दिया था ताकि मैं उनसे कांटेक्ट कर सकूं और वो मुझे यहाँ से निकाल सके, लेकिन अब मैं उनसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहा। इसका मतलब है कि अब किसी भी वक्त हम मारे जा सकते हैं। जब रे ये सारा सच एलन को बताने के लिए आया तो देखा कि एलन तो पहले ही मरने की कंडीशन में है। मरने से पहले एलन ने अपनी फैमिली के लिए एक मैसेज रिकॉर्ड किया। तब रे ने उसका ये फोन और सारी चीजें बैग में डालकर एक झील में फेंक दी ताकि कभी ये किसी को मिल जाए। वहीं शॉन अभी भी मिलिट्री वालों से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। तभी अचानक से हमें गोली चलने की आवाज सुनाई दी जो सीधी आकर के शॉन को लगी और उसकी यहीं पर मौत हो गई। लेकिन हमें ये नहीं दिखाया गया कि गोली मारने वाला कौन था। रे भी एक जगह पर जाकर के छुप गया था और वो इस चीज को देख कर के बुरी तरह से घबरा रहा था। तभी उसके पास वाले फोन में रिंग बजने लगी। वो समझ गया कि जरूर ये मिलिट्री वाले ही होंगे क्योंकि ये सभी फोन पहले काम नहीं कर रहे थे। रे समझ गया कि मिलिट्री वाले उन पर स्टडी कर रहे थे और अब उसे भी मार दिया जाएगा। और रे को इसी मौत के डर से घबराया हुआ दिखाते हुए ये शानदार मूवी आर्कटिक वॉइड खत्म हो जाती है। दोस्तों हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।